नमस्कार। मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज के विषय का आरंभ करता हूँ। आज का जो विषय मैंने लिया है वो लिया है कि कैसा होगा हमारा जीवन साथी। सामान्यतः लोग जीवन साथी को आजकल के ज़माने में चुनाव उसके शारीरिक सौंदर्य के आधार पर करते हैं, जबकि ज्योतिष में शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ उसके मानसिक और शारीरिक कमियों को जो कि अंदर छुपी हुई होती हैं उनको भी काफ़ी हद तक बताने का सामर्थ्य रखता है। तो ज्योतिष में हम कैसे समझेंगे कि आज के ज़माने की जो चाहत है कि हमारे जीवन साथी का शरीर कैसा होगा। अब वो पति भी हो सकता है और पत्नी भी। तो ज्योतिष में नवमांस कुंडली को हमारे भाग्य का दर्पण कहा जाता है, और जो सातवां भाव यानी जीवन साथी का भाव होता है वह भाव होता है सप्तम। और सप्तम अगर हम देखा जाए तो भाग्य भाव से 11वां भाव है, यानी कि भाग्य का जो लाभ है वह सप्तम भाव कहलाता है। अगर हम ज्योतिषी पहलू की बात करें तो ज्योतिष यह कहता है कि जो आपका जीवन साथी है वो आपके भाग्य की कमाई है। आपने क्या किया था, आगे पीछे आपके साथ कैसा हुआ था, आप किस संसाधन पर पले बढ़े हैं, आपने कैसे अपने आप को इस स्थिति में लाए हैं कि आज आप जीवन साथी की खोज कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ज्योतिष जो है भूत भविष्य वर्तमान तीनों की बात करता है। तो कैसे हम समझें कि हमारा जीवन साथी कैसे होगा, तो पहले हम सिद्धांत को समझते हैं कि आखिरकार ज्योतिष में इन पहलुओं को देखा कैसे जाता है। तो जब कभी भी आपके शरीर की बात आती है तो जो कुंडली के 12 भाव हैं वो 12 भाव आपके जीवन में, आपके जो कुंडली के 12 भाव हैं वो आपके शरीर के बाइफर्केशन है। यानी यदि आपके शरीर को 20 से 2 टुकड़ों में किया जाए तो 1 से लेके जो आपका 6वां भाव है वो आपके दाहिने भाग को और उसके आगे का भाव आपका बायां अंग बताता है। तो पहले तो हम दायां और बायां हो गया, और आपको मालूम है कि हमारे शरीर में अधिकतर चीज़ें जोड़े में हैं। हमारी आँख 2 हैं, हमारे कान 2 हैं, हमारी नासिकाएँ 2 हैं, हमारी जिह्वा 1 है, लेकिन उस जिह्वा के साथ साथ जो हमारी वाणी है, जो हमारा कंठ है, उसके भी कई काम हैं। यानी कि हमारे जो जिह्व है वो बोलने के साथ साथ और भी कई काम करती है, यानी वो भी बहुआयामी है। हमारा हृदय है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है, हमारे फेफड़े हैं वो भी 2 भागों में हैं, जंघा है, बाजू है, हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं 2 से संबंध है। तो यहाँ पर कुंडली में अगर हम ऊपर से गिनना शुरू करें तो पहला भाव आपका मस्तक होता है, सिर यानी मस्तिष्क होता है। दूसरा भाव आपका चेहरा होता है, कान नाक आँख। तीसरा भाव आपके कंधे होते हैं। चौथे भाव आपके वक्षस्थल हैं। 5वां भाव जो आपके नाभि से ऊपर का हिस्सा है वो है। 6ठा भाव नाभि और नाभि के चारों तरफ का हिस्सा है। 7वां भाव नाभि के नीचे का हिस्सा है जहाँ पर किडनी, लीवर और प्रजनन अंग आते हैं। 7वां भाव आपके नितंब है, हिप है, और आप कह सकते हैं जो प्रजनन अंगों का क्षेत्र है वो 8वें भाव से देखा जाता है। 9वां भाव आपकी जंघाएं हैं। जंघाओं के आधार पर आपकी यानी 9वें भाव से आपके जीवन के वो अंग शुरू होते हैं जो आपको अस्थायित्व देते हैं। यानी जंघा, उसके बगैर आप खड़े नहीं हो सकते। उसके बाद जो 10वां भाव आता है वो घुटने और कमर का है। इसके बिना भी आपके जीवन में शरीर का कोई महत्व नहीं है। 11वां भाव आपकी पिंडलियों का है। हमें मालूम है कि पिंडलियों में हमारे रक्त को पंपिंग करने का एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए जो नीचे से के अंगों के रक्त है वो हृदय तक पहुंचता है और वापस आता है। इसके बाद हमारा 12वां भाव हमारे पंजे हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम दाएं बाएं की बात करें तो दायां अंग एक भाव से और बायां अंग उसी के ठीक सामने वाले भाव से, यानी 3 और 11 दायां बायां बताते हैं। 2 और 12 दाईं बाईं आँख बताते हैं। 3, 11 दाएं बाएं कंधे बताते हैं। इसी तरह से 5 और 4 और 10 आपके वक्षस्थल के जो 2 पार्ट हैं उनको बताते हैं, दायां बायां अंग। इसके बाद बात आती है तो ये तो हो गया कैसे अंग पकड़े जाते हैं। अब इसके बाद अंगों का संरचना क्या होगी, तो हमें मालूम है सभी अंगों का निर्माण 5 तत्वों पे हुआ है: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। जहाँ पर जल तत्व होता है वहाँ पर आपके शरीर में लचीलापन होगा। जहाँ पर पृथ्वी तत्व होता है वहाँ पर आपका शरीर ठोस होगा। जहाँ पर अग्नि तत्व होता है वहाँ पर आपका शरीर मांसल होगा, यानी ठोस और मांसल। जल तत्व और पृथ्वी तत्व में फ़र्क है। पृथ्वी तत्व में मांस अधिक होगा, जल की कमी कम होगी, ठोस होगा। लेकिन अग्नि तत्व में हड्डियाँ आती हैं। आपके हड्डियों की जो मजबूती है वो अग्नि तत्व से देखी जाती है।
इसके बाद आकाश तत्व आपके शरीर के विकास को दर्शाता है, यानी कि आपकी मान लिया कान है या आँख है या नाक है, उनका विकास कैसे हुआ है। अगर उनका विकास गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं आपका आकाश तत्व गड़बड़ मिलेगा। आकाश तत्व को गुरु से निरूपित करते हैं। इसके बाद बात आती है वायु तत्व की। वायु तत्व शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएँ हैं उनको यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करता है, यानी आपके शरीर का जो परिचालन तंत्र है वो वायु तत्व से नियंत्रित होता है। यानी आपके शरीर में अंग बहुत अच्छा है, यदि वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको शनि के या वायु तत्व के प्रभाव को देखना होगा। अब हम बात करते हैं कि जीवन साथी। तो नौमांस कुंडली जीवन साथी का दर्पण है। नौमांस कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो आपके जीवन साथी का असली रूप है। जो आपकी लग्न कुंडली होती है उसमें जो सप्तम भाव होता है वो आपकी दृष्टि से आपका जीवन साथी कैसा होगा, यानी आपकी सोच में, आपके सपनों में आपका जीवन साथी कैसा है, वो सातवां भाव लग्न कुंडली का बताता है। लेकिन नौमांस कुंडली का सातवां भाव बताता है कि एक्चुअल में आपको वास्तविक जो जीवन साथी मिलेगा वो कैसा मिलेगा। अभी क्योंकि मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की अगर चर्चा करें तो सप्तम भाव उसके त्रिकोण को, यदि हम सप्तम भाव को लग्न बना लें तो उस लग्न के आधार पर जो त्रिकोण तैयार होता है वो त्रिकोण आपके जीवन साथी का एक भौतिक रूप है, जो वो बाहरी या कह सकते हैं आरंभिक स्तर पर आपको दिखेगा। अब कैसे इसको समझें, अगर मान लीजिए आपका जो नौमांस कुंडली का सप्तम भाव अग्नि तत्व राशि मेष का है, तो जब आपने इसको लग्न बनाया तो 1, 5, 9 की राशियाँ लग्न त्रिकोण में आएंगी, यानी आपका जो जीवन साथी होगा वो अग्नि प्रधान होगा। अब अगर कहीं इसमें अग्नि तत्व ग्रह भी आ गए तो वो जीवन साथी का यानी अग्नि तत्व और बली हो गया। उन पर जो दृष्टि करने वाले ग्रह हैं उनका जो संबंध है वो पृथ्वी तत्व या वायु तत्व से, तो ऐसा जातक का शरीर ठोस होगा, मांसल होगा, हड्डियां मजबूत होंगी और वो चंचल या चपल होगा, यानी उसकी गतिशीलता बराबर बनी रहेगी। अब कहीं पर आपका लग्न त्रिकोण का जो पहला भाव है वो अगर पृथ्वी तत्व में आ गया और उस पर कहीं जल तत्व का प्रभाव आ गया, तो पृथ्वी तत्व का मतलब है शरीर का आकार थोड़ा सा कद काठी छोटा होगा। पृथ्वी तत्व कह सकते हैं जो हम लोग नाटा आदमी बोलते हैं, या जो थोड़ा सा हेल्दी होते हैं लेकिन हाइट में छोटे होते हैं, ऐसे आदमी को हम पृथ्वी तत्व से देखते हैं। अग्नि तत्व से और वायु तत्व से हम जो भी जातक अग्नि तत्व प्रधान होगा या वायु तत्व प्रधान होगा वो दिखने में लंबा होगा, वायु तत्व वाला तो निश्चित रूप से लंबा होगा। अब लंबाई को वायु तत्व से जानिए, छोटेपन को आप पृथ्वी तत्व से जानिए, हड्डियों की मजबूती, मांसल अंगों को आप अग्नि तत्व प्लस जो वायु तत्व के पृथ्वी तत्व के ग्रह हैं उनके प्रभाव से समझिए। तो ये जो पांचों तत्वों में, यानी 5 तत्व कैसे, राशि का तत्व आप देखिए, उसके बाद जो उसको ग्रह देख रहे हैं उनका तत्व आप देखिए, और जो ग्रह उसके साथ बैठे हैं उनका तत्व देखिए। तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि आपका अंग किसी एक चीज़ से बना है, तो कहीं ना कहीं आपके जो 5 तत्व हैं वो कहीं हर एक भाव पर प्रभाव डाल रहे होंगे। दृष्टियों को भी हम अलग अलग ढंग से लेते हैं कि कहीं अगर ये ठीक सामने है तो पूरी दृष्टि है, इसके बाद अगर हम वो 60 अंश पे है या दूसरे तीसरे भाव में जा रहा है तो उस पर कुछ पार्शियल दृष्टि आएगी। इस दृष्टि के प्रभाव से देखें तो हर भाग पर किसी न किसी तत्व का कुछ ना कुछ असर आएगा। अब किस तत्व का सबसे ज़्यादा असर आ रहा है वो तत्व प्रधान आपका शरीर होगा। अब मान लीजिए कि आप अपने जो आपका जीवन साथी है आप उसका चेहरा समझना चाहते हैं कि आपका जीवन साथी का चेहरा कैसा होगा। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि जैसे वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि जल तत्व की है, लेकिन इसके दोनों स्वामी अग्नि तत्व के हैं, यानी इसका एक स्वामी केतु वो भी अग्नि तत्व का है और दूसरा स्वामी मंगल वो भी अग्नि तत्व का है। तो जो स्कॉर्पियो साइन का प्रभाव रहेगा वो अग्नि तत्व से ज़्यादा प्रभावित रहेगा। वहीं पर अगर हम जल तत्व में कर्क की बात करें तो इसके जो स्वामी हैं वो जल तत्व के चंद्रमा हैं, यानी अगर कर्क राशि की प्रधानता देखेंगे तो यहाँ पर जल तत्व प्रधान शरीर रहेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि यदि मान लीजिए किसी का कर्क लग्न है लेकिन उसका जो राशि अधिपति यानी चंद्रमा वो अग्नि तत्व राशि में चला गया और अग्नि तत्व ग्रह के साथ चला गया, तो फिर आप समझिए कि उसके अंदर जल तत्व की वो जो अधिकता है वो दब जाएगी। यदि इस त्रिकोण में भी उसके अग्नि तत्व के ग्रह आ गए तो पुनः ये जो जल तत्व का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि कर्क राशि है और आपका चंद्रमा जल तत्व में गया है और तुला जो जल तत्व का ग्रह है या शुक्र जो जल तत्व का ग्रह है वो भी उसको देख रहा है, उसके साथ युत है, तो ऐसे में आपका शरीर पानी से भरा होगा यानी थुलथुल होगा। तो अब इन्हीं चीज़ों से हम समझते हैं
ये किसी का, मैं तो ये कहता हूँ, या ज्योतिष ये कहती है, मैं क्या कहूँ, ये ज्योतिष कहती है कि जो आपका जीवन साथी है वो आपके हाथ में नहीं है। आप चाहे लाख प्रयास कर लीजिए, जीवन साथी वही मिलेगा जो आपको नियति ने दिया है, क्योंकि नियत उसको आपके लिए गढ़कर पहले से तैयार कर चुकी है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा भी जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है। तो आपने बहुत कुछ सोचा, बहुत दिमाग लगाया कि मैं अपने जीवन साथी को ऐसे चुन लूँगा, वैसे चुन लूँगा। आपने दुनिया भर की कसरत कर डाली। आपने हो सकता है बहुत सोच समझ के प्यार किया, बहुत सोच समझ के उसका चुनाव किया, लेकिन बाद में, विवाह के बाद आप देखते हैं काफ़ी चीज़ें बिल्कुल आपकी आशा के विपरीत चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली में आपके लिए जो ईश्वर ने गढ़ा है वो आपकी मर्ज़ी से नहीं गढ़ा है, वो आपके कर्मों के आधार पर गढ़ा है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ जो कुंडलियाँ हैं। अब ये कुंडलियाँ किसी की व्यक्तिगत हैं, इसलिए हम इसमें उनके जन्मतिथि या उनके स्थान का विवरण नहीं देंगे। केवल आप इनको जो मैंने सिद्धांत बताया है उसके आधार पर समझने का प्रयास करिए। तो अब आइए हम चलते हैं पहली कुंडली पर। ये जो पहली कुंडली है ये है कन्या राशि की है, और इसमें शुक्र जो है पंचम भाव में है, यानी लग्न त्रिकोण की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2, 6, 10 का लग्न त्रिकोण है और 6 नंबर की राशि लग्न में आ रही है। इसके बाद यहाँ पर 10वें यानी कि पंचम भाव में शुक्र हैं, और जो 9वां भाव है, 9वां भाव में शनि है। शनि वायु तत्व हैं, और जो 2 नंबर की राशि है वो पृथ्वी तत्व है, यानी वायु तत्व की राशि में शनि। ये जो भाग है, ये जो भाव है, ये भाव आपकी जंघाओं को दिखाता है। तो जंघा के भाव में क्या आ रहा है? पृथ्वी तत्व राशि और वायु तत्व ग्रह। यहाँ पर देखिए तो इन्हीं 3 ग्रहों का मुख्य प्रभाव है। तो यानी इस जातक का जो जीवन साथी होगा उसकी जंघा जो होगी वो सुडौल होगी, क्योंकि पृथ्वी तत्व है तो सुडौल होगी। वायु तत्व है तो उसमें गतिशीलता रहेगी। यानी आप देखेंगे कि बहुत से लोगों की जंघा इतनी मोटी हो जाती है कि उनको चलने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जंघा में, चाहे जंघा मांसल होगी, हो सकता है देखने में मोटी लगे, लेकिन उसमें चलायमान यानी चलने की क्षमता रहेगी। यानी वो पैर से कभी भी जंघा की वजह से, उस मांसल अंग की वजह से महसूस नहीं करेगा कि मुझे प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें 5वें भाव की, तो 5वां भाव हमारे वक्षस्थल को दिखाता है, वक्षस्थल का निचला भाग। यानी आप देखेंगे कि जो हमारे स्तन का भाग होता है उसके नीचे का भाग किसी किसी का आप देखेंगे अटपटा सा होता है। तो जो नीचे का अंग है वो यहाँ पंचम भाव से आता है। पंचम भाव से हृदय यानी जो आपका हार्ट है उसको भी देखा जाता है। चौथा और 5वां भाव दोनों आपके वक्षस्थल का सम्मिलित रूप हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मकर राशि है। मकर राशि वायु तत्व की राशि है, और यहाँ पर ग्रह कौन से हैं? शुक्र जल तत्व के ग्रह हैं। यानी वायु तत्व की राशि में जल तत्व, वायु तत्व मैंने बनाया है, समय के इसमें गतिशीलता रहती है, यानी परिवर्तन रहता है। तो परिवर्तन रहता है, यहाँ जल तत्व का ग्रह आ रहा है, तो यानी वक्षस्थल में समय के साथ वृद्धि होगी। अब ये पुरुष हो सकता है या महिला हो सकती है, दोनों में आप देखेंगे किसी किसी के पुरुष का शरीर समय के साथ थुलथुल हो जाता है। तो अगर ये महिला की कुंडली की बात करें तो हो सकता है उसका जो पेट का है या स्तनों के नीचे का भाग है वो थुलथुल हो जाएगा, यानी उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वायु और जल का प्रभाव आ रहा है। अगर हम चेहरे की बात करें तो 1, 5, 9 में जो पहले लग्न है वो चेहरा बताता है। तो ऐसे आदमी का चेहरा गोल मटोल होगा, क्योंकि 6 नंबर की राशि गोल मटोल चीज़ बताती है, या कहें पृथ्वी तत्व की राशि गोल मटोल कहलाती है। जैसे एक छोटे बच्चे का चेहरा होता है बचपन में, कि उसका चेहरा आपको ना ज़्यादा लंबा लगेगा ना चौड़ा। तो यहाँ पर बुध ग्रह से ये शासित राशि है, तो ऐसे में जातक का चेहरा गोल मटोल होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि उसकी आंखें कैसी होंगी, तो आंखों के लिए आप जाइए इसके दूसरे भाव पे और 12वें भाव पे। तो दूसरे भाव में चंद्रमा है, और चंद्रमा तुला राशि में है। तुला राशि जो है शुक्र की राशि है, तो यानी शुक्र सुंदरता के कारक हैं, और ये वायु तत्व राशि है। तो यानी यहाँ पर जातक की जो नज़रें होंगी वो चंचल होंगी, और जल तत्व है तो यानी आँखें भरी भरी होंगी, प्लस यहाँ पर सुडौलता भी है, और चंद्रमा मातत्व के कारक हैं। तो ऐसी जो जीवन साथी होगा उसकी आंखों में एक मातत्व का आकर्षण होगा, एक कामुकता का आकर्षण होता है और एक मातत्व का आकर्षण होता है। तो यहाँ पर मातत्व का आकर्षण होगा, यानी कि ऐसा जो जीवन साथी होगा जो आपको देखेगा तो आपको लगेगा कि इसकी नज़रों में आपके लिए आत्मीयता है। अगर हम बात करें दूसरी आँख की यानी कि द्वादश भाव की, तो वहाँ पर बुध आ रहे हैं। बुध पुनः पृथ्वी तत्व के कारक हैं, चलायमान हैं, चंचल हैं, और ये पृथ्वी तत्व हैं, और यहाँ पर जो राशि आ रही है वो अग्नि तत्व आ रही है। यानी कि दोनों ही अगर राशियों को हम मिक्स करें, दोनों आँखों को मिक्स करें, तो यहाँ पर अग्नि तत्व और वायु तत्व का प्रभाव दिख रहा है, और यहाँ पर जल तत्व ग्रहों का प्लस पृथ्वी तत्व ग्रहों का प्रभाव है। यानी आँखें भरी भरी होंगी और सुंदर होनी चाहिए।
इसके बाद बारी आती है कि इसके कंधे कैसे होंगे। तो कंधे की राशि बताई हमने तीसरी, और 11वीं राशि कंधों की होती है। तो तीसरी राशि में जो ग्रह जो तीसरा भाव है उसमें आ रही है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, जो कि मंगल और केतु से शासित राशि है। और यहाँ पर जो एकादश भाव की राशि है वो कर्क है। कर्क चंद्रमा से शासित राशि। अगर हम देखें कि इस पर नज़र किसकी है, तो जो 11वें भाव पर नज़र है वो शुक्र की है, वो जल तत्व के कारक हैं। और 8वें भाव पर नज़र है शनि की, जो सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। जब भी हम किसी भाव की बात करते हैं तो जो पहला महत्व होता है उस भाव में स्थित ग्रह का होता है। दूसरा महत्व जो उस भाव का अधिपति है वो कहाँ पर गया है उसकी स्थिति से होता है। तीसरा महत्व उसको जो देखने वाले ग्रह हैं उन पर होता है। इस प्रकार इन्हीं के आधार पे हम उनके प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। कह सकते हैं पहला प्रभाव यानी जो ग्रह है उसका 50% प्रभाव, उसको जो लग्नेश है यानी जो उसका स्वामी है वो कहाँ गया है उसके आधार पर अगले 40% प्रभाव, और 10% प्रभाव जो होगा वो उसको देखने वाले ग्रह का होगा। ये अनुपात ऊपर नीचे भी हो सकता है ग्रहों के बल के आधार पर। अब इसके बाद बारी करते हैं कि आदमी इसका वक्षस्थल कैसा होगा। एक जो मैंने वक्षस्थल की बात की वो मैंने उधर से थोड़े से ऊपर की यानी नाभि से थोड़े ऊपर की बात की। अब ये बात है गले से नीचे के वक्षस्थल की। तो यहाँ पर देखें तो जो राशि आ रही है वो धनु राशि आ रही है, अग्नि तत्व की राशि है। इसमें जो ग्रह है वो राहु है, राहु वायु तत्व के ग्रह हैं। और इसको जो ग्रह देख रहे हैं वो मंगल और केतु हैं, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अगर इसके हम त्रिकोण की बात करें तो त्रिकोण में एक तरफ पृथ्वी तत्व का ग्रह बुध है, यानी यहाँ पर देखें तो जल तत्व का प्रभाव कहीं से भी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि जो ये जातक होगा इसका वक्षस्थल सुडौल होगा, ठोस होगा, यानी कि इसमें थुलथुलपन नहीं होगा। अगर अब हम इसके बाद बात करें पेट की, यानी अधिकतर आदमी का जो बेढंगापन होता है वो पेट से दिखता है या फिर नितंबों से दिखता है यानी हिप से दिखता है। तो अगर हम पेट की बात करें तो पेट का भाव होता है छठा भाव। अब जो छठा भाव है यहाँ पर गुरु हैं, गुरु विस्तार के कारक हैं आकाश तत्व के। और यहाँ पर जो राशि है वो वायु तत्व की राशि है कुंभ, जिसके कि स्वामी होते हैं शनि जो कि गए हैं पृथ्वी तत्व में, और दूसरे स्वामी हैं राहु, वो गए हैं अग्नि तत्व में। यानी पुनः यहाँ जल तत्व का प्रभाव नहीं आ रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक के जो स्पाउस होगा उसका जो पेट का पोर्शन होगा वो भी ठीक ठाक होगा, लेकिन गुरु यहाँ पर आ रहे हैं, ये विस्तार के कारक हैं, तो समय के साथ पेट में बढ़ोतरी होगी। यानी जो उसका गठीलापन जो शुरू में रहा होगा वो समय के साथ साथ धीरे धीरे मोटापे का रूप लेगा, लेकिन वो मोटापा पानी वाला नहीं होगा, ठोस मोटापा होगा। अब इसके बाद बात करें कि इनके जो नितंब होते हैं उसकी क्या हाल होगी। तो अगर नितंब की बात करें तो वहाँ पर मेष राशि है जो कि मंगल यानी अग्नि तत्व की राशि है। इसके त्रिकोण में बुध आ रहे हैं, राहु आ रहे हैं, और इस पर अगर हम दृष्टि देखें तो चंद्रमा की आ रही है। चंद्रमा की दृष्टि है, बुध त्रिकोण में है, इसका राशि अधिपति मंगल अग्नि तत्व ग्रह केतु के साथ गया है, और त्रिकोण में राहु हैं, यानी वायु तत्व का प्रभाव, जल तत्व का चंद्रमा का प्रभाव। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इसके कारण बुध का प्रभाव, तो यानी प्रधानता अगर हम ग्रह तो कोई नहीं है तो इसके लग्नेश की स्थिति देखें तो अग्नि तत्व में है, यानी अग्नि तत्व यहाँ पर पहले बली हो रहा है। उसके बाद जो इस पर दृष्टि करने वाले ग्रह हैं, एक राहु हैं, राहु धनु राशि में नीच के माने जाते हैं, तो यानी वायु तत्व का प्रभाव यहाँ पर कम आएगा। चंद्रमा सप्तम तुला राशि में है, तुला राशि शुक्र की राशि है। वैसे तो चंद्रमा को वृश्चिक राशि में नीच प्रदान होता है, नीचत्व प्रदान होता है, लेकिन दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा वनस्पति अन्य ग्रहों के। तो यहाँ पर चंद्रमा जल तत्व हैं, वायु तत्व हैं और पृथ्वी तत्व हैं। तो इसके आधार पर यहाँ पर जल तत्व की प्रधानता आ रही है, और बुध है पृथ्वी तत्व यहाँ, यानी कि अगेन यहाँ पर जो आकार होगा वो ठोस होगा और गोल मटोल हो सकता है। बुध का आकार मैंने बताया बच्चे जैसा होता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उस पोर्शन में आपको हो सकता है अटपटापन समय के साथ आता हुआ मिले, क्योंकि राहु वायु तत्व के हैं जो समय के साथ वृद्धि को बताते हैं, और राहु का कारक विस्फोटक है। यानी अगर राहु की दशा आएगी तो हो सकता है कि एकाएक इन अंगों में वृद्धि हो। तो आप इस तरह से समझिए कि आपके, अब अगर हम इसकी पिंडलियों की बात करें तो पिंडलियाँ 11वें भाव से होती हैं। तो 11वें भाव मैंने बताया कि वो जल तत्व चंद्रमा की राशि है, और जल तत्व गए हुए हैं वायु तत्व रस शुक्र में, और यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है वो जल तत्व ग्रह शुक्र की पड़ रही है। यानी इनकी पिंडलियों में थुलथुलपन होगा, यानी पानी का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। इस प्रकार से अगर देखें तो आप अपने जीवन साथी के जो भौतिक रूप है, जो आपने नियति ने आपके लिए गढ़ा है, उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ हम दूसरी कुंडली की बात करते हैं। दूसरी कुंडली यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान रहे कि जो लग्न की मैं बात कर रहा हूँ तो ये नवमांश कुंडली में, यानी जातक के नवमांश कुंडली के सप्तम भाव को मैं लग्न बनाकर आपको व्याख्या दे रहा हूँ।
क्योंकि सप्तम भाव नवमांश कुंडली आपके जीवन साथी को बताती है। ये स्कॉर्पियो है। यहाँ पर देखिए तो स्कॉर्पियो मैंने बताया यानी वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है। इसके दोनों ही स्वामी अग्नि तत्व के हैं, मंगल और केतु। तो यानी जल तत्व का होने के बावजूद भी यहाँ पर जो प्रधानता है वो अग्नि तत्व की मानी जाती है। अब इसके त्रिकोण की बात करें तो त्रिकोण में जो मीन राशि है और कन्या राशि है। कन्या राशि में मंदी है, कर्क राशि है। यानी यहाँ पे जो त्रिकोण में वृश्चिक के मीन और कर्क राशि आती है, तो कर्क राशि में मंदी है। मंदी जहाँ पर होता है वहाँ पर थोड़ी बहुत अटपटापन या कुछ समस्याएं आती हैं भौतिक जीवन में, शारीरिक जीवन में और आपके सामान्य हर तरह के आयामों में कहीं ना कहीं आपको परेशानी देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देखें कि जो इसका स्वामी है वो कहाँ गया है, तो मंगल जो है, इसका स्वामी मंगल जो है वो अग्नि तत्व राशि सिंह में राहु के साथ है। यानी मंगल को पुनः अग्नि तत्व का बल मिल रहा है। जब मंगल राहु की युति होती है तो मंगल को अग्नि तत्व में बली माना जाता है, यानी राहु का प्रभाव यहाँ पर क्षीण हो जाएगा। इसके बाद इस पर अगर देखें तो लग्न पर केतु की दृष्टि आ रही है और ये दोनों आपस में स्वामी भी हैं इस भाव के, यानी अग्नि तत्व पुनः बली हो रहा है। अब अगर इसकी बात करें कि इसका चेहरा कैसा होगा, तो जैसे मैं बताया कि अग्नि तत्व की प्रधानता है, तो यानी चेहरा इसका दुबला पतला होगा। देखने में लगेगा कि इसके शरीर में हड्डियाँ ही हैं, भरापन नहीं रहेगा, या कह सकते हैं दुबला पतला शरीर। अब इसके बाद हम बात करें कि इसका उदर कैसा होगा, तो उदर की बात छठवें भाव से होती है। वहाँ पर अग्नि तत्व की राशि है और वहाँ पर जल तत्व के ग्रह शुक्र हैं, और उसका जो मंगल है वो मंगल इसके स्वामी है, वो अग्नि तत्व में। यानी यहाँ पर उदर भी आपका कहीं ना कहीं दुबला पतला ही होगा। यानी जो जातक का उदर है वो भी समय के साथ उसमें चर्बी नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि यहाँ अग्नि तत्व की प्रधानता है। अगर हम बात करें कि उसका जो वक्षस्थल है वो कैसा होगा, तो वक्षस्थल की बात करें तो एक वक्षस्थल की राशि में कुंभ राशि आ रही है जो कि वायु तत्व की राशि है। वहाँ पर पुनः केतु हैं अग्नि तत्व के, यानी यहाँ पर अग्नि तत्व पुनः प्रभाव डाल रहा है। और देख भी रहा है कौन, मंगल, वो भी अग्नि तत्व का। राहु और मंगल की युति की वजह से राहु दब रहा है। यहाँ पर ये कहें तो वक्षस्थल में भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी, यानी वक्षस्थल भी सुडौल ही रहेगा या दुबला पतला ही रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि उसके जो नितंब होंगे वो कैसे होंगे, तो उनकी बात करें तो वहाँ पर जो वायु तत्व की राशि मिथुन आ रही है, जिसके स्वामी बुध होते हैं, और उसमें बुध और गुरु दोनों स्वयं बैठे हैं। यानी इस राशि में अगर बल देखें तो बुध का पृथ्वी तत्व का बल है, क्योंकि राशि अधिपति वहीं पर है। और मैंने बताया कि ग्रह का प्रभाव जो वहाँ पर होता है उसको ज़्यादा महत्व मिलता है, लेकिन अष्टम भाव में ये बात माना जाता है कि ग्रह जो है बुध नीच का हो जाता है। यहाँ पर गुरु हैं बुध के साथ, तो उसको वो बल देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसके त्रिकोण में कौन से ग्रह हैं, यानी कि समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो त्रिकोण के ग्रह बताते हैं। जब कभी भी उन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा आएगी तो उन ग्रहों के आधार पर आपके शरीर में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर जो उसको 12वें भाव की राशि है जो उसके त्रिकोण में आती है, वहाँ पर सूर्य, शनि और चंद्रमा हैं, और वहाँ पर जो राशि है वो वायु तत्व की है। यानी यहाँ पर जो राशि है वो भी वायु तत्व की, त्रिकोण है तो वायु तत्व ही होंगे, स्वाभाविक है। सूर्य बैठे हैं वो अग्नि तत्व के, साथ में चंद्रमा हैं वो जल तत्व के, शनि है वायु तत्व के। यानी अगर तीनों तत्वों का समागम देखें तो वो 12वें भाव में हो रहा है। लेकिन राशिगत अगर देखिए तो राशिगत यहाँ पर पृथ्वी तत्व की अधिकता है, और क्योंकि स्वामी उसके स्वयं अपने ही भाव में मौजूद हैं तो पृथ्वी तत्व को वो पुनः बल दे रहे हैं। तो अगर हम भावगत प्रभाव देखें तो केतु अग्नि तत्व, सूर्य अग्नि तत्व, तो जल तत्व की यहाँ पर पुनः कमी हो रही है, क्योंकि चंद्रमा तो हैं जल तत्व के, लेकिन जो ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको, न राशियाँ सपोर्ट कर रही हैं। तो पुनः जातक का जो जीवन साथी होगा उसके नितंबों में समय के साथ जो प्रभाव है वो अगेन दुबला पतला ही रहेगा। यानी आप देखेंगे बहुत से लोग पहले बहुत दुबले पतले होते हैं, लेकिन बाद में उनका शरीर काफ़ी फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है, या कह सकते हैं बदरंग, थोड़ा बदसूरत से लगने लगते हैं। तो यह बताता है कि ये जो कौन सा तत्व कौन सी जगह पे आ रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, हो सकता है कि जब आपने जीवन साथी को चुना या जब आपने देखा तो वो बहुत सुंदर था, बहुत गठीले बदन का था, लेकिन आपने देखा कि समय के साथ साथ उसके शरीर में ये प्रॉब्लम आई कि उसका शरीर बदल गया। तो बदलने का कारण ये ग्रह और इनकी दशा अंतर्दशा होती है। अब क्या आप अपने इस जो आपको जीवन साथी मिला है, क्या वो अपने शरीर को संभाल नहीं सकता है, या अपने शरीर को विकसित या अविकसित यानी जो भी है अच्छाई की तरफ या जो भी कमी है उसको सुधार सकता है कि नहीं? तो हमेशा कुंडली में 3, 6, 10, 11 ये 4 भाव हैं, इन्हें फ्री विल बोला जाता है। यानी कि
अगर आप अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं, अगर आप अपने किसी भी जीवन के किसी भी आयाम में सुधार कर सकते हैं, तो उनके लिए इन 4 भावों को देखिए। तीसरा भाव आपका बाहुबल है। तो यानी कि अगर मान लीजिए मैंने बताया कि यहाँ पर जातक का उदर जो है समय के साथ फैलेगा, यानी वहाँ पर जल तत्व बढ़ेगा, तो क्या वो उदर को नियंत्रित कर सकता है? तो उदर का भाव 6वां है, जो कि अपने आप में फ्री विल का भाव है। और हम ये अगर ज्योतिषी भाषा में देखें तो उदर वो भाग है जहाँ पर हमारा जो भोजन है वो हमारा 6वें भाव से देखा जाता है। जो दूसरा भाव है वो रास्ता है, आपने भोजन लिया कहाँ से, यानी मुंह से लिया आपने भोजन, तो वो तो रास्ता बता रहा है, लेकिन आपका पेट में भोजन गया कहाँ? पेट के अंदर यानी पाचन के पहले जो भोजन है वो आपका 6वां भाव है। तो आप तीसरे भाव से, यानी आप अपने बाहुबल से, यानी मेहनत करके कसरत करके आप अपने को नियंत्रण कर सकते। अब क्या ये कोई जातक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो पुनः जो तीसरे भाव में ग्रह हैं, उनको जो देखने वाले ग्रह हैं, अगर वो सपोर्टिव हैं तो जातक अवेयर रहेगा और समय के साथ जो कुंडली में परिवर्तन दिख रहे हैं उस पर नियंत्रण कर लेगा या कर सकता है। फिर दूसरा भाव मैंने बताया 6, तो 6वां भाव उदर है, यानी आपके शरीर या आपके जीवन में जितनी भी परेशानियाँ आती हैं वो आपके आहार से आती हैं। आहार क्या है? आपका भोजन भी है, आहार आपकी आँखें हैं, यानी आप देखते क्या हैं। अब आपने देख तो लिया, यानी आँखों तक तो आपके आहार आया, लेकिन अगर आपने उसको पेट तक नहीं पहुँचाया, तो पेट तक नहीं पहुँचाया यानी आपने उसको आत्मसात नहीं किया, तो वो आहार आपका यहीं से वापस हो जाएगा। तो यानी कि आप अपने आहार को कहाँ तक ले जाते हैं, यानी 6ठे भाव में आप नियंत्रण करते हैं अपने आहार के पाचन को। यानी जो आहार आप ले रहे हैं, आपको अगर मान लिया लगा कि ये आहार मैंने गलत लिया है तो वो वॉमिट कर दीजिए। इसीलिए अगर पंचम भाव 6ठे भाव में कोई प्रॉब्लम होती है तो जातक को उल्टियाँ बहुत आती हैं। अगर उल्टियों का प्रॉब्लम है तो आपको 6ठा भाव देखना पड़ेगा। यहाँ पर यदि पित्त का, यानी जो पित्त यानी जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं और यहाँ पर जल तत्व के ग्रह का अगर अधिकता हो तो आदमी को वॉमिटिंग आती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से, यानी आहार के आपने ले तो लिया, लेकिन आहार आपने अगर, जैसे आपने अब जैसे कहते हैं इसे भौतिक जन्म कैसे देखें, आपने मान लिया कहीं से रिश्वत ले तो ली, लेने के बाद आपको समझ में आया कि मैंने गलत ले ली, लेकिन आपने क्या किया, उस रिश्वत को पुनः पूरी तरह से किसी और को दे दिया या किसी परोपकार में लगा दिया, या जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से वापस कर दिया। तो आपने आहार तो ग्रहण किया लेकिन आपने उसको डाइजेस्ट नहीं किया, यानी पेट तक लेके नहीं गए। तो ये आपका दूसरा भाव 6ठा भाव बनता है, ये मार्ग। अब बात आती है 11वें 10वें भाव की, तो 10वां भाव आपका कर्म है। अब आप अपने कार्य यानी आप मान लिया आपका शरीर बेडौल हो रहा है, तो ये आपके कार्य की शैली है। अब आप अपने कार्यशैली में नियंत्रण करके अपने शरीर के जो सुडौलता है या जो उसकी स्थिति है उसको सुधार सकते हैं। तो यानी जो फ्री विल के भाव हैं, तीसरा भाव अपने पौरुष से, यानी अपनी भुजाओं से, कसरत से, मेहनत से, दौड़ भाग से, यात्राओं से, ट्रैकिंग से, इनसे। 6वां भाव अपने आहार का चुनाव करके, और उसके बाद 10वां भाव अपने कर्म में कार्यशैली का चुनाव करके और सबसे आखिरी भाव आता है एकादश भाव। एकादश भाव को इच्छा भाव बोला जाता है। यानी कि अगर आपने एकादश भाव पर नियंत्रण कर लिया तो ये सारे भाव आप वहीं जाके समेटते हैं। यानी एकादश भाव जो आपके फ्री विल हैं उसका सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का भाव है, और वो इच्छा का भाव है, आपकी लालच का भाव है। आप चाहते क्या हैं, आपके जितने भी आय हैं, संसाधन हैं, उनके आने का मार्ग है। तो आप वहाँ पे नियंत्रण करके, यानी अगर आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेंगे तो आहार नियंत्रित हो जाएगा, आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेंगे तो आपका भोजन नियंत्रित हो जाएगा, आपकी कार्यशैली नियंत्रित हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपको कुंडली में दिख रहा है वो आपके स्पाउस का भविष्य बताता है। अब आप यहाँ पर ज्योतिष का क्या मतलब है, इतनी चर्चा हमने कर ली, आखिरकार इसका मतलब क्या है कि जब हमें मिलना ही भगवान का गढ़ा हुआ तो ज्योतिष क्या करेगा। तो यहाँ पर ज्योतिष यही करता है जो मैंने बताया, कि अगर लग रहा है कि आपका भविष्य इस तरफ जा रहा है तो ज्योतिष यह बताएगा कि भाई तीसरे भाव में यह ग्रह है, आपको ऐसी कसरत करनी चाहिए। जैसे किसी को योगा बताया जाएगा तो वहाँ पर आपको वायु तत्व का ग्रह होना चाहिए, पृथ्वी तत्व का ग्रह होना चाहिए। अगर आपको भाग दौड़ बताई गई है तो तीसरे भाव में अगर मंगल का यानी अग्नि तत्व ग्रह है तो हम बताएंगे कि आप भाग दौड़ करिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर ठीक इसी तरह से अगर 6ठे भाव में वायु तत्व के ग्रह आ रहे हैं, आकाश तत्व के ग्रह हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई आप अपनी पाचन यानी अपने खाने पीने में मीठे का प्रयोग कम करिए। आप जो एसिडिक जो चीज़ें गैस बनाती हैं उनका आहार कम करिए, क्योंकि वहाँ पर ये गैस की दिक्कत दिखा रहा है। 10वें भाव में अगर मान लिया अग्नि तत्व का ग्रह आ रहा है तो हम वहाँ बताएंगे कि अग्नि को संतुलित करके चलिए, क्योंकि जैसे जैसे ये भाव बढ़ते जाते हैं उन ऊर्जाओं का प्रयोग आप बढ़ाते जाते हैं। तो शुरू करिए कहाँ से, तीसरे से 6वें पर आइए, फिर 10वें पर जाइए, फिर 11वें पर जाइए।
एक ज्योतिषी परामर्श केवल इतना बताता है कि आप कर क्या सकते हैं। अल्टीमेटली करना या ना करना ये जातक का खुद का चुनाव है। तो समझिए कि पंच तत्व ग्रह आपकी नवमांश कुंडली में कैसे बिखरे हुए हैं। आपके सप्तम भाव को लग्न बनाइए और इनका आयाम देखिए। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या जीवन में आपके लिए भगवान ने रचा है। जो भगवान ने रचा है वही आपको मिलेगा और वही आपके जीवन में मचेगा। यानी मढ़ा है, गढ़ा है और अब आपके मत्थे मढ़ा है। तो संभालिए अपने मत्थे पर जो ईश्वर ने दिया है, आपके भाग्य का फल सप्तम भाव। आशा है ये विषय आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी जगह पर कोई समस्या या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, हम उस पर अगेन विश्लेषण करेंगे। इसी के साथ आपका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।